हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 9 जनवरी 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी मोटिवेशनल लाइन को देख लेते हैं। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, चाहे दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या जिंदगी। देखिए, जब किसी चीज़ की आप चाहत रखते हैं और फिर जब वो आप उसको खोने से डरते हैं तो संभवतः आप कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होते हैं, चाहे वो निजी ज़िंदगी हो, आपकी व्यावसायिक ज़िंदगी हो, शैक्षिक ज़िंदगी हो या फिर किसी भी प्रकार का। जब भी आप किसी के प्रति मोह माया रखते हैं तब आपको उसके दूर जाने का डर रहता है। विद्यार्थी जीवन में या फिर आप कह सकते हैं कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको मन भटकाने वाली कई चीज़ें मिलती हैं। हो सकता है आप किसी के साथ जुड़ते हो, लेकिन जब आप उसको दूर जाने के बारे में सोचते होंगे तो आप कहीं ना कहीं डरते होंगे, उसको खोने का डर रहता होगा और आप डिस्टर्ब रहते होंगे। आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब होती होगी, आपका जीवन डिस्टर्ब होता होगा, आप फैमिली के साथ सही से नहीं रहते होंगे, ऐसी कई बातें होती होंगी आपके साथ। लेकिन जैसे ही आप किसी को खोने का डर आपका निकल जाता है, मोह माया आपकी दूर हो जाती है, निश्चित तौर पर आप सफलता की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। एक ऐसा पीक पॉइंट आता है जहां पर आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना ही पड़ेगा। अगर आप सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन सब चीज़ों से बाहर निकलना होगा। और एक स्टूडेंट के तौर पर जो तैयारी करते हैं उन्हें तो इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना ही पड़ेगा। तो चलिए अब आज के न्यूज़पेपर को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, एक नेशनल न्यूज़ ली गई है आज और वो न्यूज़ है मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये बैठक क्यों हो रही है? स्वास्थ्य मंत्रालय के वैक्सीन लगाने के दूसरे पूर्वाभ्यास को बताया गया है सफल। उसके बाद आगे क्या करना है, इस पर रणनीति बनाने के लिए यह बैठक की जा रही है। अब इस आर्टिकल में देख लेते हैं क्या है। आपको पता होगा कि जिस तरीके से वैक्सीन लगाने की प्रक्रिया अब इंडिया में भी शुरू हो रही है और देशों में शुरू हुई है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन में जो प्रक्रिया शुरू हुई एक तरीके से वो रुक सी गई है, क्योंकि ब्रिटेन में फिर से कोरोना का नया स्ट्रेन पाया गया है जो पुराने कोरोना से लगभग 70% अधिक स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। इसके लिहाजा वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने 45 दिन का लॉकडाउन लगाया है, जो कि मिड फरवरी तक चलेगा। और उसके बाद और भी देशों ने, जैसे चीन के हुएई प्रांत में लगा दिया गया है, अमेरिका में लगाया गया है, और अब जैसे अपनी टीम ऑस्ट्रेलिया गई हुई है खेलने के लिए, तो ऑस्ट्रेलिया में भी लॉकडाउन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत चौथा टेस्ट मैच पूरा का पूरा प्रभावित होने की आशंका है। तो अब जब वैक्सीन की बात हो रही है तो कुछ लोग इसमें मतभेद रखे हुए हैं कि वैक्सीन सफल है, नहीं सफल है, लगवाना चाहिए, नहीं लगवाना चाहिए। मतलब मंत्रालय तो तैयार है, लेकिन लोग अब, पहले जो इसमें काफ़ी एक्टिव दिख रहे थे, रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे, लेकिन अब वो इससे दूर दिख रहे हैं। लेकिन अब मोदी प्रयास कर रहे हैं, तो देखिए क्या होता है। आगे न्यूज़ में लिखा गया है कि अगले हफ्ते टीकाकरण शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। टीकाकरण की चाक चौबंद तैयारियों को परखने के लिए शुक्रवार को पूरे देश में एक बार फिर इसका पूर्वाभ्यास किया गया, जो स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक पूरी तरह से सफल रहा। इसके साथ ही मंत्रालय सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक के साथ वैक्सीन खरीदने के समझौते को अंतिम रूप देने में जुट गया है। हालांकि वैक्सीन की कीमत और सप्लाई की गारंटी को लेकर बातचीत अटकी हुई है। अमेरिका और ब्रिटेन में कोरोना की वैक्सीन नहीं मंगाएगा ईरान। पहले ईरान, देखिए इसी न्यूज़ में दिया गया है एक छोटा सा पॉइंट कि पहले ईरान अमेरिका और ब्रिटेन से वैक्सीन मंगाने की दावा कर रहा था, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ इसलिए इसमें दी गई है क्योंकि अमेरिका और ब्रिटेन दोनों से ईरान के संबंध अच्छे नहीं हैं। लेकिन पहले बीच में बात आई थी कि वो अपने लोगों को स्वस्थ करने के लिए वैक्सीन मंगा सकता है, लेकिन अब उसने इनकार कर दिया है। देश में लगातार घट रहे हैं सक्रिय मामले, 2.25 लाख बचे हैं मामले। अब देखिए ये न्यूज़ सच कितनी है, इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि न्यूज़ में कुछ दिखा रहा है, आंकड़े कुछ बता रहे हैं। भारत सरकार के आंकड़े कुछ हैं और न्यूज़ चैनल्स के आंकड़े कुछ हैं, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के आंकड़े कुछ हैं। तो अभी इन आंकड़ों पर ना जाए। जैसा कि ब्रिटेन में भी कहा गया था कि स्थिति सामान्य है, लेकिन अगर सामान्य स्थिति थी तो फिर 45 दिन का लॉकडाउन समझ में नहीं आता है। तो ये नेशनल पेज की एक न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है कि डोनाल्ड ट्रंप ने मांगी माफ़ी। जिस तरीके से कल अमेरिकी संसद पर हमला किया गया था और
उसके बाद महाभियोग की मांग जोर पकड़ने लगी थी। देखिए महाभियोग क्या होता है, बहुत लोग को नहीं पता होगा। जब किसी राष्ट्रपति को, जो कि एक संवैधानिक पद है, उससे हटाने के लिए, देखिए आप ऐसा तो किसी को नहीं हटा सकते कि उनसे इस्तीफा मांग लिया, इस्तीफा तो डोनाल्ड ट्रंप वैसे भी नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे क्या दे देंगे। अगर किसी राष्ट्रपति को हटाना होता है तो उसके लिए महाभियोग लाना होता है। जैसे भारत में अपने जज, सर्वोच्च न्यायालय के जज को हटाने के लिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लाना होगा, तभी वोटिंग के जरिए उनको हटाया जा सकता है। अब जब मांग जोर पकड़ने लगी महाभियोग की कि ट्रंप को हटाने के लिए महाभियोग की जरूरत है, तब ट्रंप ने आगे आकर खुद से माफी मांगी है। क्योंकि कल जो संसद पर हमला हुआ था वो डोनाल्ड ट्रंप के बहकावे में आकर इनके समर्थकों द्वारा किया गया सुनियोजित हमला था। अब इसमें न्यूज में क्या है कि अमेरिकी संसद पर समर्थकों के धावा बोलने से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह घिर गए हैं। उन पर दूसरी बार महाभियोग चलने का खतरा मंडरा रहा है। डेमोक्रेट सांसदों ने इसके लिए उपराष्ट्रपति माइक पेंस और कैबिनेट पर दबाव बढ़ा दिया है। अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर उन्होंने इस दिशा में कुछ नहीं किया तो वे इसके लिए कदम उठाएंगे। हालांकि ट्रंप के कार्यकाल में महज 12 दिन बचे हैं और उन्होंने समर्थकों के कृत्य पर अफसोस जाहिर करते हुए माफी मांगी है। यह कहा है कि वह 20 जनवरी को शांतिपूर्ण तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कर देंगे। वह खुद को माफी देने के बारे में अपने समर्थकों और कानूनी विशेषज्ञों के साथ मंत्रणा भी कर रहे हैं। और 20 जनवरी 2021 को अमेरिका को 46वें राष्ट्रपति जो बिडेन मिल जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज है बिजनेस। नेक्स्ट पेज है बिजनेस। बिजनेस पेज में हमारे लिए 3 न्यूज है। पहली न्यूज है कि डबल इंजन के दम से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर। ढांचागत विकास की परियोजनाओं से बड़े निवेश की उद्योग जगत को आस है, इसी पर है ये न्यूज। और दूसरी न्यूज है कि निजीकरण और इंफ्रा खर्च पर जोर दे सरकार। जैसा कि कल के न्यूज में था कि इंफ्रा पर खर्च करने की जरूरत है केंद्र सरकार को। अभी तक इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो रेशियो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% है और राज्य सरकार का 40% है। लेकिन कोरोना काल की वजह से जो राज्यों की वित्तीय स्थिति है वो उतनी मजबूत नहीं रह गई जो कोरोना काल से पहले थी। तो अब जो मांग उठ रही है कि जो राज्यों का हिस्सा था 40%, वो भी केंद्र सरकार वहन करे। अब देखिए इसमें केंद्र सरकार क्या फैसला लेता है। पीएम की बैठक लगातार इस मामले में हो रही है। दो ही न्यूज है, तो पहली न्यूज से शुरू करते हैं। डबल इंजन के दम से बदलेगी उत्तराखंड की तस्वीर। देखिए मेक इन इंडिया के तहत अब जो उद्योग है वो उन क्षेत्रों में भी पहुंच रहा है जहां पर पहले कोई सुविधाएं नहीं थी और उद्योग के बारे में सोचा नहीं जा सकता था। कई दूरस्थ क्षेत्रों को अब औद्योगिक नगरी के तौर पर बसाया जा रहा है। उसी में आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड में अब डबल इंजन की क्या बात हो रही है, आगे देखते हैं। कोरोना से कराहती उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था और उद्योग जगत को इस वक्त सबसे ज्यादा आस डबल इंजन यानी केंद्र और राज्य के सम्मिलित प्रयासों से ही है। अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकनी हो या एमएसएमई सेक्टर की 63,000 से ज्यादा कंपनियों के माध्यम से रोजगार व समृद्धि को विस्तार देना हो, इन सभी को राज्य के ढांचागत विकास को लेकर चल रही महत्वाकांक्षी केंद्रीय परियोजनाओं से ही संबल मिलना है। ऐसे में चालू परियोजनाओं को जल्द पूरा करने के साथ ही नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने की पुरजोर पैरवी लघु से लेकर बड़े उद्यमी भी कर रहे हैं। घरेलू व विदेशी पर्यटकों को लुभाने की क्षमता रखने वाले उत्तराखंड में पर्यटन की नई संभावना का बंद द्वार ऐसे ही परियोजनाओं के बूते खुल सकता है। नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है एसबीआई का होम लोन हुआ 30 आधार अंक सस्ता। देखिए 3 न्यूज़ें थी, एक न्यूज़ वहां पर एडिट करना भूल गया मैं, तो पहले एसबीआई वाला देख लेते हैं। एसबीआई का होम लोन हुआ 30 आधार अंक और सस्ता। देश के सबसे बड़े कर्जदाता भारतीय स्टेट बैंक का होम लोन सस्ता हुआ है। बैंक ने शुक्रवार को कहा कि वह होम लोन की दरों में 0.30 यानी कि 0.30% तक की कटौती करेगा। इसके साथ ही बैंक नए ग्राहकों से कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेगा। बैंक के बयान के मुताबिक महिला ग्राहकों की दर में 0.05% की अतिरिक्त छूट मिलेगी। वहीं बैंक के योनो ऐप से आवेदन करने वालों को 0.5% की अलग से छूट दी जाएगी। नई दरें इस वर्ष मार्च अंत तक के लिए लागू होंगी।
नेक्स्ट न्यूज़ है, निजीकरण और इंफ्रा पर खर्च पर जोर दे सरकार। देश के शीर्ष अर्थशास्त्रियों ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में सरकारी कंपनियों के निजीकरण और इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च पर जोर देने का आग्रह किया है। कुछ अर्थशास्त्रियों की सलाह थी कि कोरोना संकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सरकार वित्त वर्ष 2021-22 के बजट में राजकोषीय घाटे पर लचीला रुख अपना सकती है। सूत्रों के मुताबिक उनका यह भी आग्रह था कि सरकार निर्यात को बढ़ावा देने और निवेशकों का मनोबल बढ़ाने के लिए नीतियां लाए। इसकी वजह यह है कि सभी सेक्टरों में कई तरीके से संरचनात्मक सुधारों को गति देने संबंधी उपायों के बावजूद देश में बड़ी मात्रा में निवेश नहीं आ रहा है। प्रधानमंत्री के साथ वर्चुअल माध्यम से हुई इस बैठक में मौजूद एक सूत्र ने कहा कि निवेशकों का मनोबल बढ़ाने की सख्त जरूरत है। सरकार को हर चीज को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से नहीं घसीटना चाहिए, क्योंकि बहुत से सुधारों के बावजूद निवेशक भारत में निवेश को लेकर निश्चिंत नजर नहीं आ रहे हैं। तो ये बिजनेस पेज की 3 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में हर बार की तरह 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है हमारा, इंसाफ का दिखावा करता पाकिस्तान। जिस मुल्क की बुनियाद ही धार्मिक आधार पर पड़ी हो वह दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव तो करेगा ही, बल्कि समय के साथ उसकी कट्टरता और बढ़ती जाएगी। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है विदेश मंत्रालय में सचिव रहे विवेक काटजू द्वारा। दूसरा आर्टिकल है हमारा, रक्षा जगत में बढ़ता भारत का दबदबा। आकाश जैसी मिसाइलों के निर्यात से भारत अपने उन मित्र देशों को मजबूत करना चाहता है जिन पर चीन हेकड़ी दिखाता है। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है सैन्य विज्ञान के प्राध्यापक रहे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर यादव द्वारा। तीसरा आर्टिकल है, नाकाम बातचीत। किसानों से हर दौर की बातचीत नाकाम होती जा रही है। किसान अपने रवैये पर अड़े हुए हैं, सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब इसमें आगे क्या वार्ता होती है इस आर्टिकल में देखेंगे। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। इंसाफ का दिखावा करता पाकिस्तान। विगत 30 दिसंबर को पाकिस्तान में एक और हिंदू धार्मिक स्थल का ध्वंस किया गया, यानी उसे गिरा दिया गया। यह मामला खैबर पख्तूनाबाद प्रांत के करक जिले से जुड़ा है, जहां टेरी कस्बे में परमहंस महाराज की समाधि को कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया। इस समाधि का निर्माण पिछली सदी के तीसरे दशक में हुआ था, जिसे 1997 में ढहा दिया गया था। फिर 2015 में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उसका पुनर्निर्माण किया गया था। प्रतीक होता है कि समाधि परिसर में कुछ निर्माण कार्य चल रहा था जो स्थानीय मुस्लिमों और मौलवियों को स्वीकार्य नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया में आई जानकारी के मुताबिक मौलवियों ने भीड़ को समाधि ध्वंस करने के लिए उकसाया। पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए 5 जनवरी को आदेश दिया था कि समाधि का फिर से निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि जिन पुलिसकर्मियों ने यह हादसा होने दिया उनका केवल निलंबन ही पर्याप्त नहीं होगा। अदालत ने अफसोस जताते हुए कहा कि इससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जज का ये बयान आया है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, ये तो शर्मिंदगी उनके डीएनए में आ गया है। अब जो इन्होंने मंदिर तोड़ा है, इससे पहले भी लगातार आप मंदिर को तोड़ने की बात सुन रहे होंगे, हिंदुओं को परेशान करने की बात सुन रहे होंगे। जो पाकिस्तान है वो खुद एक धार्मिक बंटवारे पर आधारित एक देश है, और उसके बाद वो धर्मनिरपेक्षता की या फिर अपने एक धर्म को ही बड़ा मानने की बात करता है। अगर इस पे हम हिंदुओं के स्वाभिमान की बात करें, उनके संयम की बात करें, तो काफ़ी हद तक वो संयम है, संतुलित हैं, तभी ऐसे माहौल में भी वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। जबकि अगर हम इसी के प्रपेक्ष में भारत की बात करें तो भारत में हिंदू भी उतने ही अच्छे ढंग से रहता है जितना मुस्लिम। यहाँ पर जहाँ आपको मंदिर मिलेगा वहीं मस्जिद भी मिलेगा, और दोनों में सौहार्द बना रहता है अगर कोई उकसावा ना किया जाए। देखिए, किसी भी धर्म में ये नहीं कहा जाता है कि आप दूसरे धर्म को नीचा मानिए। किसी भी धर्म में नहीं सिखाया गया है, ना मुस्लिम में, ना हिंदू में, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म में ये नहीं बताया गया है। हाँ, कुछ एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने आप को आगे रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए ऐसी हरकतें करते रहते हैं। परमहंस महाराज की समाधि पर हमले का माहौल इकलौता नहीं है, बल्कि यह कई दशकों से पाकिस्तानी समाज में पनपती कट्टरता का ही परिणाम है। पिछली सदी के 90 दशक में अफगानिस्तान में सोवियत संघ के खिलाफ अमेरिकी जंग में पाकिस्तान की सक्रियता के बाद इस कट्टरपंथी मानसिकता में और उबाल आया। वह जिया उल हक का दौर था,
जिन्होंने देश में और कट्टरता इस्लामिक कानून और परंपराओं को बढ़ावा दिया। साथ ही पारंपरिक इस्लामिक तंत्र पर सऊदी अरब जैसे कट्टर तंत्र का ही अधिक प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप पाकिस्तान में न केवल अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा बढ़ी, बल्कि शिया सुन्नी संघर्ष और यहां तक कि सुन्नियों के ही कुछ वर्गों में तलवारें खिंच गईं। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान फिलहाल इस प्रचार में लगे हैं कि जहां भारत एक कट्टर देश बनता जा रहा है, वहीं पाकिस्तान उदार बनने की राह पर है। उनकी उदारता सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से दिख रही है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत तो यही है कि भारत में सभी धर्म एक समान है और किसी के साथ धार्मिक आधार पर कोई कानूनी या सामाजिक भेदभाव नहीं होना चाहिए। सभी भारतीय सरकारों ने इसी पथ का अनुसरण किया है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान में सभी धर्मों और सामाजिक समूहों के प्रति समानता का भाव भी झलकता है। जो नेता संकीर्ण हितों के लिए इस सिद्धांतों को तिलांजलि देने की सोच रहे हैं, उन्हें पाकिस्तान की नीयति हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल है रक्षा जगत में भारत का बढ़ता रुतबा। हाल में मोदी सरकार ने सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल सिस्टम के निर्यात का फैसला किया है। यानी कि आकाश मिसाइल जो है वो भारत में निर्मित मिसाइल है, अब वो दूसरे देशों को भी निर्यात की जाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अनुसार आकाश मिसाइल का निर्यात किए जाने वाला संस्करण भारतीय सेनाओं के पास मौजूदा संस्करण से अलग होगा। सर्वविदित है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों को दूसरे देशों की मदद से पूरा करता आ रहा है, परंतु अब वह अन्य देशों को अपनी आधुनिक मिसाइलों को बेचेगा भी। मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था यानी कि MTCR का सदस्य बनने के बाद भारत के लिए यह काम आसान हो गया है। आकाश मिसाइल को वायुसेना में वर्ष 2014 में और थल सेना में वर्ष 2015 में शामिल किया गया था। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित आकाश मिसाइल की तकनीक एवं विकास 96% स्वदेशी है। पिछले दिनों विश्व में जिन देशों में रक्षा प्रदर्शनियां आयोजित हुई हैं, उनमें आकाश मिसाइल को लेकर कई देशों ने रुचि दिखाई है। शायद इसी वजह से इस मिसाइल के निर्यात को सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। अगर भारत देखिए निर्यात इसे कर रहा है तो जाहिर सी बात है अपनी अर्थव्यवस्था को और अपनी रक्षा ताकतों को बढ़ाने के लिए ही कर रहा है। भारत अपने मित्र देशों को मजबूत करना चाहता है जो चीन की आक्रामकता की वजह से अधिक प्रभावित है। इन चीन विरोधी देशों को भारत एक एक कर नई मिसाइलों से लैस कर उन्हें ताकतवर बनाने की नीति पर कार्य कर रहा है। इसके अलावा भारत रूस के संयुक्त प्रयास से निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को भी खरीदने में कई देशों ने रुचि दिखाई है। वियतनाम चीन से बचाव के लिए इसे खरीदना चाहता है। इस अत्याधुनिक मिसाइल सिस्टम को बेचने के लिए भारत की नज़र में वियतनाम के अतिरिक्त 15 अन्य देश भी हैं। वियतनाम के बाद फिलहाल इन देशों से बिक्री की बातचीत चल रही है। उनमें इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका, चिली, ब्राजील, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड और संयुक्त अरब अमीरात है। उल्लेखनीय है कि इन सभी देशों के साथ दक्षिण चीन सागर मसले पर चीन के साथ तनातनी चल रही है। कुल मिलाकर सरकार के इस निर्णय के बाद रक्षा जगत में भारत का रुतबा पूरी दुनिया में बढ़ जाएगा। इससे भारत को दुनिया में स्वयं को एक महाशक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट आर्टिकल है नाकाम बातचीत। इस पर हैरत नहीं है कि केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच की वार्ता एक बार फिर नाकाम रही। देखिए कई बार ये न्यूज़ जो है इस समय एकदम हॉट टॉपिक बना हुआ है। आपको आर्टिकल में फ्रंट पेज पर, बिजनेस पेज पर, नेशनल पेज पर ये न्यूज़ आपको किसी न किसी रूप में मिल जाएगी। बातचीत चल रही है, सरकार आमंत्रित कर रही है किसानों को। होता क्या है कि किसान बातचीत के लिए तो जाते हैं लेकिन वहां जाकर अड़ियल रवैया अपना लेते हैं। पिछले न्यूज़ में भी बताया गया है कि जैसे ही कृषि मंत्री अपने नरेंद्र सिंह तोमर आते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो किसान नेता उनकी तरफ पीठ करके बैठ जाते हैं और कहते हैं कि मेरी ये मांगे हैं, आप इन्हें मानेंगे कि नहीं। मतलब एक अड़ियल रवैया। जबकि सरकार कह रही है कि आप आइए, हम बात करते हैं, आपको जिन बिंदुओं पर संशोधन करवाना है, जिन बिंदुओं पर आपको आपत्ति है, सरकार उस पर संशोधन के लिए तैयार है। लेकिन किसान नेता सिर्फ एक बात पर अड़े हुए हैं कि जो 3 कानून लाए गए हैं कृषि संबंधित, उन तीनों कानूनों को पूरी तरीके से वापस लिया जाए। सरकार इसलिए भी पीछे हट रही है कि अगर वो कृषि कानून को इस माहौल में वापस लेती है, यानी अगर आप देखें तो एक तरीके से किसान जिस बात के लिए अड़े हैं, अगर सरकार उसको मान लेती है इतने बड़े आंदोलन के बाद, तो एक मैसेज ये जाएगा कि
मतलब मैसेज कि जाएगा कि सरकार एक तो डर गई, दब गई, पीछे हट गई, विपक्ष तो चढ़ बैठेगा सरकार पर। उसके बाद जो एक मैसेज जाएगा कि आगे भविष्य में कोई भी अगर कानून बनाया जाएगा सरकार द्वारा तो उसके लिए तो फिर आंदोलन होने लगेंगे। मान लीजिए जैसे कि कोई आपराधिक कानून बनाया गया कि उससे अपराध को रोक मिलेगी, तो उस पर भी आंदोलन हो जाएगा कि इसको वापस लीजिए। तो सरकार के पास ये भी मतलब विचार करने वाली बात है कि अगर वो कानून को वापस लेती है तो भविष्य में कोई भी कानून इतनी आसानी से पारित नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसके लिए फिर ऐसे ही कई आंदोलन होने लगेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जो नागरिकता संशोधन कानून था उसमें शाहीन बाग में जो आंदोलन चला वो लगभग 60 दिन से भी ज़्यादा चला और उससे हासिल कुछ नहीं हुआ लोगों को, लेकिन सिर्फ और सिर्फ परेशानी हुई। अब इसमें भी किसान एक तरीके से अपना भी नुकसान कर रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, संपत्ति का नुकसान कर रहे हैं। इससे हासिल कुछ भी नहीं होना है। सरकार के साथ उन्हें मिलकर शांति से वार्ता करनी चाहिए। इसके आसार तभी उभर आए थे जब पिछली बार की बातचीत के बाद किसान नेताओं ने ट्रैक्टर रैली की रिहर्सल करने का फैसला किया था। उन्होंने यह तय कर रखा है कि वे गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। यह और कुछ नहीं, लोगों को तंग करने, उनकी अपनी ताकत का बेवजह प्रदर्शन करने और उसके जरिए सरकार पर दबाव बनाने की तैयारी है। यह अच्छा है कि किसान नेताओं की तमाम धमकियों के बाद भी सरकार कृषि कानून को वापस लेने की उनकी बेजा मांग न मानने पर अडिग है। उसे आगे भी अडिग रहना चाहिए, क्योंकि किसान नेता खुली हठधर्मिता दिखा रहे हैं। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि उन्हें वे राजनीतिक और गैर राजनीतिक तत्व सह दे रहे हैं जो मोदी सरकार का राजनीतिक रूप से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है। देखिए, इस वीडियो के बाद यानी कि दैनिक जागरण के वीडियो के बाद आपको एक यूपीपीएससी की एक न्यूज़ आई है, उससे रिलेटेड एक आर्टिकल है जो नई नौकरियों को लेकर है। वो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको मिल जाएगा, उसे आप जरूर देखिएगा। आपको पता चलेगा कि यूपी में कौन कौन सी गवर्नमेंट की वैकेंसी आने वाली है। तो इस वीडियो के तुरंत बाद वो आपको वीडियो मिल जाएगा। नेक्स्ट पेज है हमारा स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है हमारे लिए कि ब्रिस्बेन में 3 दिन के लॉकडाउन से चौथे टेस्ट पर फिर संकट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच ब्रिस्बेन में होने वाले सीरीज के चौथे टेस्ट मैच पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। मौजूदा दौर पर अंतिम टेस्ट मैच ब्रिस्बेन में कराने के लिए बेताब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया यानी कि सीए की क्वींसलैंड प्रांत की राजधानी में 3 दिन के नए लॉकडाउन के कारण परेशानियां बढ़ गई हैं। दोनों देशों के शीर्ष क्रिकेट अधिकारियों के बीच ब्रिस्बेन में बातचीत हुई है और मेहमान टीम को कड़े आइसोलेशन नियमों में छूट दिए जाने पर बातचीत होने के 24 घंटे में से भी कम समय में फिर से लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। देखिए, अभी काफ़ी बीच में आपको सुनने को मिला होगा कि जैसे रोहित शर्मा अभी गए थे फिट होने के बाद, तो उनको क्वारंटाइन कर दिया गया था और काफ़ी सख्त क्वारंटाइन के तहत उन्हें रखा गया था। इस पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई ने और वहाँ पर जो अधिकारी गए हैं उन्होंने आपत्ति दर्ज की गई थी। उसके बावजूद भी उसमें उनके क्वारंटाइन में कुछ छूट दी गई थी। अब छूट तो दी गई, लेकिन उसके बाद अब ब्रिस्बेन में जो चौथा टेस्ट मैच होने वाला था वहाँ पर अब ब्रिस्बेन में लॉकडाउन लग रहा है, इसलिए चौथा टेस्ट मैच अभी खतरे में है। तो ये आज का यानी कि 9 जनवरी 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।